फ्रेंड्स, आज मैं आपके चैप्टर 6 केंद्र सरकार को स्टार्ट करूंगी। इसमें हम देखेंगे कि जो केंद्र सरकार है वो किन से मिलकर बनी होती है, संसद क्या होती है, सरकार के अंग कौन से होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या सर्वोच्च न्यायपालिका के क्या अधिकार क्षेत्र है, क्या उनकी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के कार्य क्या है, उसकी क्या पोजीशन है, उन सब का अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सरकार का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए, जिस लाइन को मैं अंडरलाइन करूंगी उसे आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके। सरकार का अर्थ, राज्य एक अवधारणा है जो एक अमूर्त और अदृश्य संस्था होती है। ठीक है। राज्य को हम देख नहीं सकते हैं, राज्य को हम छू नहीं सकते हैं, इसे तो केवल हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे मूर्त रूप, साकार रूप देने वाली एक संस्था होती है, उसे हम कहते हैं सरकार। क्योंकि राज्य के अंतर्गत प्रशासन को चलाने का काम किसका होता है? सरकार का काम होता है। राज्य में सुव्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम रहे, ये कार्य किसका है? सरकार का कार्य है। सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त एवं कार्यान्वित किया जाता है। हम कह सकते हैं कि सरकार ही राज्य रूपी भावात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना कभी नहीं की जा सकती, जो राज्य के निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का उचित निर्माण करती है। अब ये सरकार नहीं होती तो क्या राज्य में रहने वाले लोगों के लिए किसी तरह का कोई कानून निर्माण होता? और अगर यदि कानून नहीं बनते तो लोग शायद अपराजिता वाली स्थिति में होते, तानाशाही स्थिति में होते। जो सबल था, जो शक्तिशाली होता, वो निर्बल लोगों को शोषित करता या उन्हें रहने लायक ही नहीं छोड़ता। इसीलिए शांति व्यवस्था बनी रहे उस निश्चित भूभाग के अंतर्गत, और ये जिम्मेदारी किसके पास आ गई? सरकार के पास आ गई। इसीलिए निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है, उसका निष्पादन करती है, और उनका उचित रूप से पालन न करने वाले को दंडित कर उन्हें उचित रास्ते पर लाती है। गार्नर ने सरकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि सरकार क्या है? सरकार वह अभिकरण है या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित होती है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है और सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। ये कॉपी में नोट डाउन करना। सरकार के प्रमुख कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। ये आप पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें से सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं व्यवस्थापिका, जिसे हम क्या कहते हैं? संसद भी कहते हैं। सरकार के 3 प्रमुख अंगों में सबसे पहला जो अंग आता है वो है व्यवस्थापिका। भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन 2 प्रकार से किया जाता है, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर किया जाता है। व्यवस्थापिका का गठन 2 स्तरों पर किया जाता है। पहला संघीय मतलब केंद्र स्तर पर राज्य, और दूसरा राज्य स्तर पर राज्य व्यवस्थापिका। संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? हम पार्लियामेंट, संसद कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको पार्लियामेंट और हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संसद कहते हैं। तो अब संसद को बनाने के लिए देखो कौन बनता है। संविधान के अनुच्छेद 79 में इसकी व्यवस्था की गई है, और इसमें देखो भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर होगा। ये 2 सदन कौन से होंगे? एक होगा लोकसभा और दूसरा होगा राज्यसभा, जिनके नाम क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा होंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इस प्रकार संसद का निर्माण करने में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाया जाता है। इन तीनों के संयुक्त नाम को ही हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अलग से कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करवा रही हूँ, मैं इसी में नोट डाउन करवा देती हूँ। अब हम सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की रचना और उसका संगठन। लोकसभा क्या है, इसका कार्यकाल कितना होता है, कितने इसमें सदस्य होते हैं, कैसे इनके सदस्यों का निर्वाचन होता है, वो हम अब रीड करते हैं। लोकसभा, इसे हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं। इसे हम
अस्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकसभा मतलब लोक यानी क्या होता है? लोग, लोगों की सभा। तो लोगों की सभा है तो लोगों के द्वारा तो क्या होगी? पसंद करी जाएगी ना, इसे हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा का गठन और इसके रचना की। लोकसभा संसद का प्रथम सदन और निम्न सदन है। ठीक है, अब हम इसकी सदस्य संख्या देखते हैं। सदस्य संख्या, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी बताई गई है? निश्चित की गई थी, लेकिन वृद्धि की गई और अब गोवा, दमन दीप और द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी वो कितनी होगी? 552 हो सकती है। लोकसभा की आपको देखो सदस्य संख्या लिखना है, उसके बाद ये नोट डाउन करना है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इसमें से देखो, अब इसमें ये 552 में किन किन को सम्मिलित किया गया है? ठीक है, 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र के, अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से, ठीक है, और राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय 2 सदस्यों को चुनेगा। ठीक है, 530, 20 और 2, 552 इसकी सदस्य संख्या हो सकती है अधिकतम। ठीक है, 552 में से 530 सदस्य तो राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से, 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाएंगे और जो 2 सदस्य बचे वो आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति चुनेगा इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं हम निर्वाचन की कि किस तरीके से इनके सदस्यों का निर्वाचन होता है। ओके, निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब जनता उन्हें सीधे चुनती है और वयस्क मताधिकार का आधार होता है इसमें। वयस्क मताधिकार, जिसकी आयु 18 वर्ष है वो वोट देगा और इसके सदस्यों को चुन लेगा। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय रखे गए हैं। एक ही सदस्य का मतलब जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से एक ही सदस्य का चुनाव किया जाएगा। इसमें देखिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें इतना ही नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आते हैं कि लोकसभा के सदस्यों को किन किन योग्यताओं को धारण किए हुए रहना होता है या फिर उनमें कौन कौन सी ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जिसकी वजह से वे लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकें। तो सबसे पहले जो आती है इसके अंदर वो है योग्यताएं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सभी के अंदर आता है, चाहे कोई सा भी मंत्री हो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम, ठीक है, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वो किसी लाभ पद को धारण नहीं किए हुए होना चाहिए। वह किसी न्यायालय के द्वारा पागल नहीं होना चाहिए या फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर ये 4 विशेषताएं हैं वो लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की क्षमता रखता है या फिर योग्यता रखता है। अब बात करते हैं हम इसके कार्यकाल की। तो कार्यकाल में इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। तभी तो हम इसे क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि स्थायी सदन होता तो इसे भंग करना पॉसिबल नहीं था। और अब तक कितनी बार हो चुका है? ये 9 बार हो चुका है। तो कार्यकाल में क्या लिखेंगे? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि संबंधित प्रधानमंत्री यदि राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने के लिए बोले, ठीक है, तो वो भंग किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें आंसर ये नहीं आएगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर इसे भंग किया जा चुका है। और कितनी बार? 9 बार। ठीक है, अधिवेशन।
राष्ट्रपति अधिवेशन। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। दोनों की जो संयुक्त मीटिंग होती है वो भी राष्ट्रपति बुलाता है और स्थगित समाप्त भी कर सकता है। इस संबंध में नियम केवल ये है कि लोकसभा की 2 बैठकों में, प्रथम बैठक में और द्वितीय बैठक में कितना अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे आप, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं, और लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ये चैप्टर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एग्जाम्स में ऐसे टाइप क्वेश्चंस काफ़ी मार्क्स गेन करने वाला चैप्टर है। इसकी हर लाइन में क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। लोकसभा के पदाधिकारी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लोकसभा के पदाधिकारी। उसके जो एक लीडर तो होता ही है ना, उस लीडर को हम किस नाम से जानते हैं, अध्यक्ष नाम से, और दूसरा आता है उपाध्यक्ष। होता है ना एक फर्स्ट मॉनिटर और सेकंड मॉनिटर, इसमें फर्स्ट मॉनिटर को हम बोलते हैं अध्यक्ष और सेकंड मॉनिटर को बोलते हैं उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। जितने भी सदस्य चुने गए हैं लोकसभा के, वो सदस्य आपस में मिलकर ही सर्वसम्मति से किसको चुन लेते हैं, अपने अध्यक्ष को चुन लेते हैं और उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि लोकसभा में जो पदाधिकारी होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उनका चुनाव कैसे होता है, लोकसभा के सदस्य स्वयं ही चुन लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है, चुन लेती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से भी हटाया जा सकता है यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस बात का आशय हो जाए या पास हो जाए, परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश किया जा सकता है जब कम से कम इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के पहले, मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिए सबसे पहले कम से कम कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। संविधान के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद के द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो हमने मोस्ट पढ़ा वो क्या है, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। इनका जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्य स्वयं कर लेते हैं। इनको हटाए जाने का प्रावधान भी है, लेकिन उससे पहले संबंधित जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उसको कितने दिन पूर्व पहले सूचना देनी होती है, 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, ठीक है। अब है अध्यक्ष के कार्य और इसकी शक्तियाँ। अब इसको हम कल पढ़ेंगे। अभी आपको आई होप समझ में आया होगा और इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।